सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विकासशील देशों के G77 समूह और चीन के नेताओं से एक ऐसी दुनिया को आकार देने की अपील की है जहां सर्वजन की भलाई सुनिश्चित की जा सके। क्यूबा की राजधानी हवाना में G77 समूह और चीन की शिखर बैठक को संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा कि यह समूह लंबे समय से बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। श्री गुटेरेस ने भरोसा जताया कि यह समूह आगे बढ़कर अपनी सामर्थ्य के साथ बेहतरी के लिए प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रणाली का समर्थन कीजिए जिसकी बुनियाद समानता में हो, का समर्थन कीजिए जो कि अन्याय और सदियों की उपेक्षा को पलटने के लिए तैयार हो। एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन कीजिए जो कि केवल विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के बजाय संपूर्ण मानवता की आशाओं को साकार करे। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने वृद्धों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की व्यापक समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और ऐसे मामलों में बेहतर आंकड़े जुटाने का आग्रह किया है। वृद्धजन के मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र विशेषज्ञ क्लॉडिया महलर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेजी से दुनिया में बुजुर्ग व्यक्तियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, जिससे लाखों वृद्धजन खतरे में है, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या से निपटने में सफलता हासिल नहीं हुई। मानवीय राहत मामलों में संयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने दुख व्यक्त किया है कि दो बड़ी आपदाओं से जूझ रहे मोरक्को और लीबिया में प्रभावित परिवार अकल्पनीय पीड़ा का सामना कर रहे हैं। ग्रिफिथ्स ने भरोसा दिलाया कि पीड़ितों व जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। यूएन के शीर्ष अधिकारी ने दोनों देशों में आम लोगों के साथ एकजुटता दर्शाए जाने की अपील की है और दुख व्यक्त किया है कि हताश लोग लगातार अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीबिया परिवार के 50 से अधिक सदस्यों को खो दिया है। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने पत्रकारों को बताया कि मोरक्को में पिछले शुक्रवार एटलस पर्वतीय श्रृंखला को दहलाने वाले भूकंप के 24 घंटों के भीतर ही यूएन ने जिनीवा से आपदा समीक्षा समन्वय दल के 15 सदस्यों और अन्य अहम कर्मचारियों को रवाना कर दिया था। इस टीम को मोरक्को सरकार की सहमति से लीबिया में तैनात किया जा रहा है ताकि विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता कार्यों में समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। अगर आप में समन्वय नहीं है तो फिर हालात अस्त व्यस्त होंगे और उससे जीवन की हानि होती है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि भारतीय क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की है। पीएम मोदी के इस दावे ने चीन को एक इंच भी पीछे न हटने के को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मणिपुर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों और उत्तरी सीमा को चीनी चुनौती के बारे में चिंता व्यक्त की गई। सोमवार 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन पर आज राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार में थे, जहां उन्होंने झंझारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधा, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कुछ नरम दिखाई दिए। अमित शाह के बिहार दौरे के संबंध में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा उन लोगों की बात हम नहीं सुनते, उन्हें अमित शाह ना तो बिहार की जानकारी है और ना ही देश के बारे में कुछ पता है, वे केवल अंड-मंड बोलते रहते हैं, उनकी बात पर ध्यान देना हम जरूर नहीं समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश की संभावना व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान कोंकण और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया। मंत्रालय में सचिव लीला नंदन, यूएनईपी इंडिया कार्यालय के प्रमुख अतुल बागई और यूएनडीपी इंडिया कार्यालय की उप आवासीय प्रतिनिधि ईसा बोलेसेन ने समारोह में भाग लिया। मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस संधि पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि ओजोन गैस के उत्पादन और उसका उपभोग घटाने के लिए की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक इस महीने की 23 तारीख को होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
खबर की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। यह बैठक कांग्रेस के लिए काफी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। आगामी चुनावों के अलावा CWC में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होनी है। हैदराबाद में हो रही इस बैठक से मोदी सरकार चिंता में नजर आ रही है। 3 दिन तक चलने वाली कांग्रेस की बैठक में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने हैदराबाद में जुटे हैं। आज सुबह से ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। बैठक ताज कृष्णा होटल में शुरू हुई। सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। पिछले महीने मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 84 सदस्यीय कार्य समिति का पुनर्गठन किए जाने के बाद ये पहली बैठक है। बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया। बैठक से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, तेलंगाना के लोगों से हमने एक वादा किया था और उसे पूरा भी किया। कांग्रेस हमेशा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रही है। अब प्रदेश को विकास और समृद्धि के एक नए युग में ले जाने का समय आ गया है। कांग्रेस कार्य समिति तेलंगाना और पूरे देश के लोगों के लिए विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, प्रगति और समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। हम राष्ट्रीय अखंडता और विविधता में एकता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बैठक को लेकर पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि 5 राज्यों में आगामी चुनावी तैयारियों और इंडिया गठबंधन पर चर्चा एजेंडे में है। कार्य समिति रविवार 17 सितंबर को सभी राज्य पार्टी प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दलों के नेताओं के साथ एक विस्तारित सत्र में विचार विमर्श जारी रखेगी। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 140 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। पार्टी 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद के पास एक बड़ी रैली करेगी। CWC की इस बैठक पर पीएम मोदी की नजरें टिकी हैं। नजरें तो बीजेपी सरकार की जन आक्रोश यात्रा पर भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के इस ऐलान से राज्य का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बदले अब जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्राएं 19 सितंबर से शुरू होंगी। राजधानी भोपाल में MP कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व CM कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा अलग अलग जिलों से निकलेगी। इसके लिए 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। यात्रा करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का वादा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में महिलाओं को 1500 रुपए महीना और किसानों को 5 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पिछड़े समुदायों को 27% आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की जाएगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अब बीजेपी का मूल चेहरा खो गया है। आज बीजेपी बनावटी, दिखावटी, सजावटी और मिलावटी हो गई है। विधानसभा चुनाव को MP के भविष्य का चुनाव बताते हुए उन्होंने कहा, हम जनता को सावधान करना चाहते हैं। सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद पर कमलनाथ ने कहा कि क्या आपको याद है कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक थी। मानो उन्होंने धर्म की एजेंसी ले ली हो। लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी आने वाले 3 महीनों में चर्चा से बचने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। MP में कांग्रेस की बढ़त से बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो गोदी मीडिया के 14 न्यूज एंकर्स भी नजर आ रहे हैं। इन एंकर्स पर इंडिया गठबंधन के बैन पर आज कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन ने टीवी चैनलों के 14 एंकरों का बहिष्कार कर दिया है। लिस्ट में तमाम बड़े टीवी चैनलों के दिग्गज एंकर शामिल हैं और अब इस बात के संकेत भी इंडिया गठबंधन की ओर से दे दिए गए हैं कि ये उन एंकरों को चेतावनी है जो देश में नफरत का एजेंडा फैला रहे हैं। ये काम बंद होना चाहिए। फिलहाल 14 एंकरों के शो का बहिष्कार किया गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो एंकरों की दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी और दूसरी लिस्ट भी 1 हफ्ते में आ सकती है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एंकरों के बहिष्कार को लेकर साफ कर दिया है कि हमने किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। ये नफरत फैलाने के खिलाफ असहयोग आंदोलन है। जिस दिन एंकरों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, हम फिर से उनके शो पर जाना शुरू कर देंगे। खेड़ा ने कहा कि टीवी के एंकर हमारे दुश्मन नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कल उन्हें एहसास हुआ कि वो नफरत फैला रहे थे, वो भारत के लिए अच्छी नहीं है, तो हम फिर से उनके शो में जाना शुरू कर देंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने ये माना है कि हमें अपना रास्ता बदलना होगा। हम नफरत फैलाने के अपराध में शामिल नहीं होंगे। हम इस रास्ते पर चलकर पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इससे पहले कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया था कि एंकरों के सवालों से कांग्रेस कभी परेशान नहीं थी। अगर पत्रकार विपक्ष से सवाल करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा हम उसका जवाब देंगे। लेकिन कुछ एंकर सरकार का एजेंडा चला रहे थे। जनता की मांग थी कि नफरत का जो एजेंडा पेश किया जा रहा है उसे बंद होना चाहिए और जनता के दबाव में ही विपक्ष को सख्त फैसला लेना पड़ा है। कांग्रेस की इस नसीहत से क्या सुधर जाएंगे ये एंकर, सवाल मुश्किल है। सवालों में तो संजय मिश्रा भी हैं।
पूर्व ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा पीएम मोदी के सबसे चहेते अधिकारी थे। जहां भी मोदी सरकार मुसीबत में फंसती थी, संजय मिश्रा एक्शन में आ जाते थे और साथ में एक्टिव हो जाती थी ईडी की पूरी मशीनरी। जो नेता सत्ता से सवाल पूछता था वो ईडी की नजर में आ जाता था और फिर ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। लेकिन अब खबर है कि रिटायरमेंट के बाद संजय मिश्रा की दूसरी पारी जल्द शुरू हो सकती है। मोदी सरकार पूर्व ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को अपने पद पर बनाए रखना चाहती थी। इसके लिए हर जतन किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब और नहीं, संजय मिश्रा को जाना होगा। उन्हें 15 सितंबर के बाद हम ईडी ऑफिस में नहीं देख सकते और 15 सितंबर को संजय मिश्रा रिटायर हो गए। अब वो पूर्व ईडी चीफ हैं, लेकिन विपक्ष के मन में अभी भी कई शंकाएं हैं। सरकार संजय मिश्रा के सहारे कोई बड़ा प्लान तैयार कर रही है। रिटायरमेंट के बाद संजय मिश्रा की दूसरी पारी जल्द शुरू होने वाली है। संभव है कि मिश्रा को सरकार जिस पद पर बैठाए वहां से वो सीधे सीधे ईडी पर अपनी नजर रख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को अब विपक्षी नेताओं ने गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग भ्रम में हैं। अब विपक्षी नेताओं को शाह के भ्रम की थ्योरी समझ में आने लगी है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी संजय मिश्रा के सहारे विपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा खेल करने की कोशिश कर सकती है और इसके लिए अभी तक ईडी प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई है। राहुल नवीन को ईडी का कार्यकारी डायरेक्टर बनाया गया है। संजय मिश्रा की मोदी सरकार में नई भूमिका क्या होगी, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इधर राजस्थान में पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी में क्या भूमिका होगी, इस पर संशय बना हुआ है। वसुंधरा लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाती दिख रही हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा से बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया ने दूरी बना ली है। वसुंधरा राजे सिंधिया 4 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में नितिन गडकरी के साथ थी, जहां उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन उसके बाद वो 16 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हुई है और आगे भी उनके इन यात्राओं में शामिल होने के संकेत नहीं है। वैसे पहले तो यहाँ तक दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए भी नहीं जाएंगे, लेकिन वसुंधरा अपनी नाराजगी के बावजूद भी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंची थी। लेकिन 4 सितंबर से उन्होंने फिर दूरी बना ली है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा को परिवर्तन यात्रा में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे लगाने की रणनीति बना ली है। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेश राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल तो लगातार दिखाई दे रही है, लेकिन राजे गायब है। इस बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के निष्कासन ने भी वसुंधरा को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि मेघवाल वसुंधरा के समर्थक थे और उन्हें वसुंधरा के समर्थन में बयान देने की कीमत पार्टी से बाहर होकर चुकानी पड़ी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले जहां कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी में गुटबाजी अब सड़क पर आ गई है। वसुंधरा की नाराजगी या उन्हें किनारे लगाने की बीजेपी की रणनीति उस पर ही भारी पड़ेगी, ये भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में आए एक एजेंसी के सर्वे में साफ हो गया है कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। वसुंधरा की बढ़ती नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मुश्किल तो कांग्रेस के एक वीडियो ने भी पीएम मोदी की बढ़ा दी है। 2024 के आम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया से लेकर रैलियों और जनसभाओं में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने एक कार्टून वीडियो साझा किया है, जिसमें राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच की जंग को दिखाया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने एक्स यानी ट्विटर हैंडल से 16 सितंबर को एक वीडियो साझा किया है। ये एक कार्टून एनिमेशन वीडियो है, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। ये वीडियो फिल्म दीवार के एक सीन से प्रेरित है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में बात करते हैं। फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों भाई बने थे। इस फिल्म में पुलिस वाले की भूमिका में शशि कपूर थे, जो कानून के रक्षक बने हुए थे, तो गैर कानूनी काम करने वाले किरदार की भूमिका में अमिताभ बच्चन थे। दोनों के बीच एक कागज पर साइन को लेकर के बातचीत होती है। फिल्म का ये डायलॉग आज भी लोगों में खास लोकप्रिय है, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास माँ है। इस डायलॉग को लेकर के कांग्रेस ये कार्टून फिल्म बनाई है, जिसमें राहुल गांधी शशि कपूर की भूमिका में है, तो वहीं अमिताभ बच्चन की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल, मैं 2 बार पीएम बन चुका हूँ। जानते हो पीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है। बोलोगे तुम इतना झूठ? मेरे उसूल, मेरे आदर्श इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, क्या दिया इन उसूलों ने? तुम अपने सारे उसूलों को मिलाकर भी मुझे रोक नहीं सकते। ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। आपने मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन पर हमला किया है। लोगों को डराकर उनकी जुबान बंद कर दी है। ये आपका डर ही है कि जब जब अडानी की बात होती है, आप देश का ध्यान उधर से भटकाकर एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है
आपके अहंकार का अंत होगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस के इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट को हटाकर दिखाया गया भारत के अधूरे नक्शे को लेकर के तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना राहुल गांधी का अघोषित एजेंडा है। अमित मालवीय के इस बयान से साफ है कि इस वीडियो ने बीजेपी की पोल खोल दी है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी ऐसे ही वीडियो साझा किया है जिसमें राहुल और मोदी के बीच के डायलॉग बदल दिए गए हैं, यानी सोशल मीडिया पर फिर से बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। राहुल गांधी